हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नौशाद अली। मैं आपको आज बॉटनी का इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट रेस्पिरेशन एंड ग्लाइकोलाइसिस पढ़ाने जा रहा हूँ। ये एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 14 है। वैसे तो इसका नाम प्लांट रेस्पिरेशन है, बट अगर हम उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसमें हम पाएंगे कि इसमें प्लांट रेस्पिरेशन कम और सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में ज़्यादा बता रखा है। कहने का मतलब यह है कि डिस्कस जो है स्पेशली वो सेलुलर रेस्पिरेशन का किया हुआ है, जिसमें हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि इसमें हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट रेस्पिरेशन। इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट रेस्पिरेशन का हम क्या होगा, इसमें जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, फिर माइक्रोब्स होते हैं, इन सभी में कहीं ना कहीं रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन को आप ब्रीदिंग बोल सकते हो अभी के लिए। तो ये जो रेस्पिरेशन होता है, इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ब्रेकडाउन होता है, जिससे एनर्जी रिलीज़ होती है और उस एनर्जी को ट्रैप किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। साथ ही साथ ब्रीदिंग स्पेशली क्या होता है, ये मानना होता है कि ब्रीदिंग इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन, यानी कि जो हमने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिए हैं उनका ब्रेकडाउन कैसे होगा, ऑक्सीडेशन के थ्रू। ठीक है, तो ये जो एनर्जी यूज़ होगी, इसमें हम कह सकते हैं कि प्लांट या एनिमल एंड माइक्रोब्स, इन सभी के अंदर रेस्पिरेशन होता है। इन सभी के अंदर रेस्पिरेशन होता है, यानी कि ब्रीदिंग होती है। और इस ब्रीदिंग प्रोसेस में, ब्रीदिंग प्रोसेस हम अभी के लिए लिख देते हैं, ब्रीदिंग प्रोसेस में क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उनका ब्रेकडाउन होता है। तो हम इसमें लिख सकते हैं ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का इसमें कुछ ब्रेकडाउन होगा तो उससे क्या होगा, एनर्जी निकलेगी, एनर्जी रिलीज होगी। तो ये जो एनर्जी रिलीज होगी, इस एनर्जी को हम यूज़ करेंगे किसके अंदर, बॉडी में। ब्रीदिंग के लिए भी बॉडी में एनर्जी का यूज़ होता है, या फिर इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन, लोकोमोशन, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, इन सभी के लिए इस एनर्जी का यूज़ होगा। अब इसको कह सकते हैं यूजेस ऑफ एनर्जी। रिप्रोडक्शन के लिए और इसे मान लो आप लोकोमोशन या एंड लिख लो, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन और इवन ब्रीदिंग के लिए भी एनर्जी का यूज़ होता है। तो हम इसके अंदर इन चीज़ों को पढ़ेंगे। साथ ही साथ मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि एक्चुअल में प्लांट रेस्पिरेशन नहीं बल्कि सेलुलर रेस्पिरेशन इसके अंदर हम बताएंगे। सेलुलर रेस्पिरेशन जो हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन होता है उसको हम बताएंगे। कैसे बताएंगे, स्टेप वाइज ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसके बाद उससे क्या होगी, हमने बताया एनर्जी रिलीज होगी और उस एनर्जी को ट्रैप किया जाएगा। ये चीज़ें इसके अंदर होगी। इसमें हम दोबारा फिर लिख सकते हैं ऐसे ही, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, साथ में एनर्जी रिलीज होगी और उस एनर्जी का यूज़ होगा। तो कई सारे, अब एनसीईआरटी ने क्या मेंशन किया है कि भाई देखो, दो टाइप की सेल्स होती हैं, एक प्लांट सेल्स और एक एनिमल सेल्स। प्लांट सेल्स में इन्होंने साइनोबैक्टीरिया भी साथ में लिया हुआ है। जो प्लांट सेल्स है, तो प्लांट सेल्स के अंदर क्या होता है, प्लांट सेल्स
प्लांट सेल्स जो होती है वो एक्चुअल में कैसी होती है, ऑटोट्रोफ होती है, ऑटोट्रोफिक। ठीक है, जो प्लांट सेल्स होती है वो ऑटोट्रोफिक होती है, जबकि एनिमल सेल्स जो क्या होती है, हेट्रोट्रोफिक। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो प्लांट सेल्स ऑटोट्रोपिक है या इसमें साइनोबैक्टीरिया हम इसमें ले लेंगे, और साथ में कौन सी एनिमल सेल्स जो है वो हमारी कैसी होगी, हेट्रोट्रोप। तो इसमें प्लांट सेल्स के अंदर क्या होता है, ऑटोट्रोप के अंदर क्या होता है, आप मान लो कि इसमें स्पेशली फोटोसिंथेसिस के द्वारा फोटोसिंथेसिस के द्वारा या फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या होता है, लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया जाता है, केमिकल एनर्जी के अंदर। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, अब ये जो लाइट एनर्जी है, फिर हमने इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। कहने का मतलब क्या है कि जो लाइट के अंदर एनर्जी होती है फोटोन की फॉर्म में, वो लाइट एनर्जी किस पर पड़ेगी, फोटोसिंथेसिस की फॉर्म में। वो लाइट एनर्जी क्या होगी, कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी क्या होता है हमारा, सी बॉन्ड। ये जो होता है ये हमारी केमिकल एनर्जी है। अब जब ये केमिकल एनर्जी हम जब इसमें से एनर्जी निकालेंगे तो हमें सी बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, तभी एनर्जी रिलीज होगी, जिसे हम कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं जो कार्बन कंपाउंड है, केमिकल एनर्जी जो है लाइट, भाई फोटोसिंथेसिस में तुम्हें पता है लाइट एनर्जी यूज होकर के केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाता है। केमिकल एनर्जी में क्या बनता है हमारा, ग्लूकोज, स्पेशली ग्लूकोज बनता है। तो ये जो अपने कुछ ग्लूकोज है, ये इसका स्पेशल क्या है, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी की एक फॉर्म है, स्पेशल फॉर्म, मैन फॉर्म कह सकते हो उसको। अब क्या करेंगे, जब हम इसका स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन देखेंगे, भाई ये जो केमिकल एनर्जी बनी है इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, तो इसकी स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन देखेंगे कैसे होगी। इसे साफ कर देता हूँ। ये हो गया साफ। एंड देन हम लोग पढ़ेंगे जो स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन है उसमें होता क्या है। जैसे आप मान लो एल्डिहाइड है, कीटोन है, अल्कोहल है। एल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल, ऑक्सीडेशन की बात कर रहा हूं मैं। एल्डिहाइड है, कीटोन है, अल्कोहल है। इसमें क्या होगा, इन चीज़ों से क्या बनेगी, एसिड बनेगा। एल्डिहाइड, कीटोन और किससे, अल्कोहल से एसिड बनता है। और उस एसिड का अगर ऑक्सीडेशन करेंगे, ये किसके द्वारा है, ऑक्सीडेशन के फॉर्म में। जब हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, ये भी ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो हमें मिलती है क्या, CO2 जो है वो मेन ऑक्सीडेशन के द्वारा कंप्लीट ऑक्सीडेशन जिसे माना जाता है, वही होता है प्रोसेस जिसमें लास्ट में CO2 निकल जाए, कंप्लीट CO2 निकल जाए, उसी कंपाउंड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन माना जाता है। अब अगर बात करते हैं कि अगर यहाँ पे 2 पॉइंट याद रखने चाहिए हमेशा, किसी प्रोसेस में ऑक्सीडेशन के बाद में CO2 निकल जाए, CO2 रिलीज हो जाए, तो हम उसे क्या कहेंगे, कंप्लीट स्पेलिंग सही है नहीं, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। और अगर किसी ऑक्सीडेशन में CO2 ना निकले तो हम उसे बोल सकते हैं पार्शियली ऑक्सीडेशन। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन कहना
इसमें गलत होगा, क्योंकि इनकम्प्लीट तो होता ही नहीं, ऑक्सीडेशन तो होगा ना, पर पार्शियली होगा। ठीक है, अब रेस्पिरेशन के अंदर 3 चीज़ें मेन होती हैं, सॉरी 4 चीज़ें आप बोल सकते हो। ये हमारा रेस्पिरेशन है, इसमें क्या है, स्टेप वाइज ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये फर्स्ट चीज़ ज़रूरी होती है। दूसरा, एंजाइम का इन्वॉल्व होना। पहला क्या है, स्टेप वाइज ब्रेकडाउन, स्टेप वाइज ब्रेकडाउन। दूसरा क्या है, हम बोल सकते हैं एंजाइम का इन्वॉल्व हो जाना। और तीसरा क्या है, जिसे हम मेटाबॉलिक फॉर्म बोल सकते हैं, मेटाबॉलिक फॉर्म। ठीक है, इसी के साथ में तीसरा क्या है, क्योंकि जब हम रेस्पिरेशन पढ़ते हैं, अब वो रेस्पिरेशन चाहे इसमें कुछ ग्लाइकोलाइसिस में हम देखते हैं कि उसमें हमें एनर्जी देनी पड़ती है, पहले 2 ATP खर्च होती है ना, तो एनर्जी देने को हम क्या कह सकते हैं, ये तो हो गया मेटाबॉलिक प्रोसेस, ये तो हो गया मेटाबॉलिक प्रोसेस। जब हम इसमें एनर्जी देते हैं तो हम उसे क्या करेंगे, एनाबॉलिक प्रोसेस। लेकिन वहीं पर क्या होता है, हमने पहले क्या बताया कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ब्रेकडाउन होगा। अब जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ब्रेकडाउन होगा, स्टेप वाइज ब्रेकडाउन, इसको या फिर इस हम कुछ तीसरा पॉइंट मान सकते हैं, जब इसका कुछ ब्रेकडाउन होगा तो हम उसे क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिक प्रोसेस, कैटाबॉलिक प्रोसेस। ये 3 प्रोसेस मोस्ट इम्पोर्टेंट होती हैं रेस्पिरेशन को पढ़ने के लिए, इनमें हमें समझ आने जानी चाहिए। और इससे आगे जब हम बात करते हैं हमें इसमें 2 पॉइंट्स और डिस्कस करने ज़रूरी हैं। पहला है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, क्योंकि रेस्पिरेशन को पढ़ने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए ना उसमें रेस्पिरेशन करने के लिए, जैसे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है, पहला ये फर्स्ट पॉइंट मान लो आप, फर्स्ट पॉइंट इज रेस्पिरेटरी substrate. It is the first point or most important point, that is respiratory substrate. क्या है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हमारा, आप कह सकते हो मेन या फिर मोस्ट। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो है वो आप लोगों को पता है सबसे ज़्यादा क्या यूज होता है, ग्लूकोज। क्या यूज होता है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है हमारा, ग्लूकोज। अदर कंडीशन में या फिर प्लांट्स के फॉर्म में अगर आप कह सकते हो, प्लांट्स में या अदर कंडीशन में, ये किसने कहा है, एनसीईआरटी ने कहा है इसे। एनसीईआरटी ने क्या कहा है कि प्लांट्स के फॉर्म में या अदर कंडीशन की अगर बात करें हम, तो उसमें रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बन सकते हैं क्या, एक तो आपका फैट हो गया, इसके साथ में आप ऑयल कर देना, दूसरा फैट हो गया या फिर ऑयल, दूसरा क्या है आपका प्रोटीन। भाई प्रोटीन को तोड़ करके भी तो हम क्या हो सकता है, इसमें रेस्पिरेशन हो सकता है ना, तो यही होता है कि फैट या ऑयल यूज़ होता है सबसे पहले, उसके बाद प्रोटीन कह सकते हो, और तीसरा क्या है, ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड जानते हो क्या, जैसे पाइरूवेट, आपका पाइरूवेट जो है या पाइरुविक एसिड, पाइरुविक एसिड, ये क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है। तो ये ऑर्गेनिक एसिड का भी यूज़ करता है रेस्पिरेशन के लिए। अदर कंडीशन में, याद रखना प्लांट्स या फिर अदर कंडीशन के फॉर्म में, जब उसके पास ग्लूकोज ना हो तब वो क्या करेगा, फैट या ऑयल को, प्रोटीन को या फिर ऑर्गेनिक एसिड को यूज़ करेगा एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। सेकेंड पॉइंट इज, जो एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा है
आप लोगों ने देखा होगा, उसमें क्वेश्चन यह है, डज प्लांट ब्रीदिंग, क्या प्लांट ब्रीदिंग करते हैं? डज प्लांट ब्रीथ, ये क्वेश्चन है। एनसीईआरटी ने कहा है कि इसका कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है, लेकिन वहीं हम इसके इनडायरेक्ट आंसर की अगर इसमें कोई जिक्र करते हैं तो प्लांट की ब्रीदिंग के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स के अंदर स्पेशल ऑर्गन नहीं होता, जैसे हमारे पास नोज है, ये ब्रीदिंग के लिए है ना, ब्रीदिंग मतलब सांस लेना, ठीक है। जब प्लांट्स के पास ब्रीदिंग के लिए कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं कि प्लांट ब्रीथ करते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं कि प्लांट ब्रीदिंग करता है, लेकिन स्पेशल ऑर्गन नहीं है, इसके अभाव में हम इसका डायरेक्ट आंसर नहीं दे सकते। इसमें कई सारे, इसका कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट आंसर है जो कई सारे एविडेंस के रूप में हम दे सकते हैं। फर्स्ट इज क्या कहा है कि प्लांट के को किसी भी स्पेशल ऑर्गन का जो ब्रीदिंग के लिए ज़रूरी होता है ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। सेकंड क्या है, इसमें कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता, ये इनडायरेक्ट आंसर है। प्लांट्स के पास क्या होता है? कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता। प्लांट्स के पास ब्रीदिंग के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता। सेकंड इज प्लांट्स को जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है वो अपनी ऑक्सीजन की पूर्ति खुद अपने अंदर कर सकता है, ऐसे बाहर से ऑक्सीजन लेनी नहीं पड़ती, बल्कि एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को छोड़ता है। तो इससे कहीं ना कहीं ये भी एक पॉइंट है, मेन पॉइंट है कि ऑक्सीजन की ज़रूरत नीड नहीं होती, ऑक्सीजन की नीड नहीं होती कि कहीं आउट से ले, बाहर से ले गो, ठीक है। थर्ड हम बोल सकते हैं, क्योंकि प्लांट्स के अंदर देखा होगा कि डिफ्यूजन के थ्रू ही सारी चीज़ें होती है। डिफ्यूजन में अगर हम देखते हैं, जो प्लांट्स के अपर लेयर होती है, जैसे लीफ हो गया, स्टेम हो गया, स्टेम का जो बार्क है, बार्क के अंदर पैरेन्काइमल सेल्स है, तो इनके पास क्या होता है, डिफ्यूजन के थ्रू वे गैस का एक्सचेंज करते रहते हैं। हाँ, एक पॉइंट याद आया इसमें कि प्लांट के पास अगर कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है, लेकिन साथ में कह सकते हैं कि प्लांट्स के पास स्टोमेटा और लेंटिसेल, स्टोमेटा और लेंटिसेल जो है वो गैसियस एक्सचेंज के लिए होती है। स्टोमेटा और लेंटिसेल जो होती है, क्या होती है? गैसियस, स्पेलिंग सही है, गैसियस एक्सचेंज के लिए होती है। स्टोमेटा और लेंटिसेल जो होती है वो गैसियस एक्सचेंज है। स्टोमेटा आपको पता है लीफ के अंदर होते हैं, और लेंटिसेल्स जो होती है वो स्टेम के अंदर पाए जाते हैं, पैरेन्काइमल सेल के बार्क के ठीक नीचे छोटे छोटे पोर बोल सकते हो आप, पोर होते हैं उसके अंदर, तो उनको हम क्या कहते हैं? लेंटिसेल्स। ये क्या है हमारे इनडायरेक्ट आंसर है। साथ में हम बोल सकते हैं कि जैसे प्लांट का कोई थिक स्टेम होता है, मोटा स्टेम होता है, तो वो जो थिक स्टेम है उसके अंदर डिफ्यूजन का तो कोई सिस्टम बैठता ही नहीं है, ज़्यादा लंबा डिफ्यूजन नहीं होता ना, लॉन्ग डिस्टेंस डिफ्यूजन नहीं पाया जाता। जो थिक स्टेम होता है उसके अंदर क्या होता है, वो अंदर से डेड होता है, डेड इनर साइड, डेड इनसाइड, ये होता है ना प्लांट का। ये इसका आप मान लो एक तरीके से बात, लेकिन कुछ हद तक ये अंदर की मैक्सिमम सेल जो होती है वो डेड होती है, इसीलिए कहा जाता है कि स्टेम जो होता है वो डेड इनसाइड, अंदर से डेड होता है। तो ये क्या है, इसके कुछ इनडायरेक्ट आंसर है। ये बात याद रखनी है कि प्लांट्स के अंदर लॉन्ग डिस्टेंस डिफ्यूजन नहीं होता। साथ ही साथ में एनसीईआरटी के में अगर हम चैप्टर नंबर 14 में देखें तो कुछ इसके पास ग्लाइकोलाइसिस के पास में
एक पैराग्राफ लिखा हुआ है ग्लाइकोलिक एसिड से ठीक ऊपर, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। उसमें यही मेन चीज़ें बताई गई जो मैंने पहले अपने कुछ बता चुका। पहला क्या है, ग्लूकोज मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है और उसके पास क्या होता है सी कंपाउंड, सी बॉन्ड यानी कि कार्बन कार्बन बॉन्ड पाया जाता है, जो टूटने पर उसके ऑक्सीडेशन होने पर हमें क्या मिलते हैं, CO2 मिलते हैं। यानी कि कह सकते हो कि एक ग्लूकोज के अणु से, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से क्या होंगे, कितने 6 CO2 निकलने चाहिए, तभी उसे कंप्लीट ऑक्सीडेशन माना जाएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा इसमें जान लो आप रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के बारे में, क्योंकि जब तक आपको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन नहीं पता तब तक मैं ऑक्सीडेशन यहाँ 1000 पर बताऊंगा तो भी नहीं समझ में आएगा। पहली चीज़ क्या है कि ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इसे साफ कर देते हैं। ये दोनों पॉइंट मैंने डिस्कस कर दिया, इसमें सेकंड पॉइंट ये वाला था, प्लांट ब्रीथिंग वाला। अच्छा ये रह गया, ये बोर्ड छोटा है, थोड़ा साफ ज़्यादा करना पड़ता है। खैर हम बात करते हैं किसकी, ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन को आप याद कर सकते हो ऐसे, जैसे ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑयल ए, और साथ में इसे याद कर सकते हैं किसको, रिडक्शन को। इसमें क्या होता है, रिडक्शन इज, ये जो आई है ना स्पेशली इज के लिए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सारा खेल किसका है, इलेक्ट्रॉन्स का है, सारा खेल किसका है, इलेक्ट्रॉन्स का है। या आप कह सकते हो, इसमें क्या बताया मैंने, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी के साथ में हम कह सकते हो कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और एडिशन, याद रखना ऐड होगा किसका, ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का निकलना और इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। इसका ठीक अपोजिट साइड मैंने क्या बताया था, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिलहाल ऑक्सीडेशन से ही ताल्लुक़ रखते हैं, ज़्यादा चीज़ें नहीं। तो अब एक चीज़ की थोड़ा याद रखो कि अगर आपके पास कंपाउंड में, केमिस्ट्री वालों को याद होगा जरूर, अगर आपके पास कंपाउंड में अल्कोहल है, अगर आपके पास कंपाउंड में अल्कोहल है तो कीटोन देगा। अगर आपके पास कंपाउंड में एल्डिहाइड है, अगर आपके पास किसमें कंपाउंड में एल्डिहाइड है तो एसिड देगा। तो अल्कोहल होगा यानी कि COH ग्रुप, अल्कोहल होगा यानी कि OH ग्रुप, सॉरी, तो क्या देगा, कीटोन CO। और अगर एल्डिहाइड होगा जिसे कहते हैं COH ग्रुप, तो क्या देगा, अभी बताया था एसिड, किसके बाद, ऑक्सीडेशन के बाद। क्या बताया मैंने अभी, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज द ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ क्या, COOH ग्रुप, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये चीज़ें हम इसमें डिस्कस करते हैं। ऑक्सीडेशन एक छोटा सा पॉइंट है, बल्कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि याद रखो ऑक्सीडेशन से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। वो जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ
उसे हम कहाँ दे देंगे, Na++ को। जब हम इस इलेक्ट्रॉन को Na++ को दे देंगे तो हमें क्या मिलेगा, NADH। जब भी कहीं ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीडेशन जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो हमेशा कौन लेगा, NAD+, हमेशा NAD+ ही लेगा, ATP भी नहीं लेगा डायरेक्ट। तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो हम कहाँ दे देंगे, NAD+ को, और वो क्या बना देगा, NADH। ये चीज़ें इसमें होती है। अब एक इसमें छोटी सी चीज़ है जिसे हम डिस्कस करते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस जो होती है वो किस किस सेल्स में पाए जाते हैं। सेल्स कितने टाइप की होती है भाई, 2 टाइप की ना। तो 2 टाइप में, यानी कि दोनों टाइप में ग्लाइकोलाइसिस होती है कि ये नहीं। एनसीईआरटी कहती है चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, दोनों में ही अगर कोई कॉमन रिएक्शन है तो वो है आपकी ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, थोड़ा आगे से बस ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट कर देंगे। तो प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक है जो प्रिमिटिव टाइप की सेल्स होती है, यूकैरियोटिक क्या होती है, जो एडवांस सेल्स होती है जैसे इंसानों के अंदर होती है। प्रोकैरियोटिक जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस ना पाया जाता हो, जिसमें वेल डेवलप ना हो, लेकिन और जिसमें वेल डेवलप होता है, वेल डेवलप न्यूक्लियस पाया जाता है, उसे हम यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। यू मतलब ट्रू और प्रो मतलब प्रिमिटिव, प्रारंभिक टाइप की, प्रिमिटिव टाइप की। तो ग्लाइकोलाइसिस दोनों में ही होती है। और कमाल की बात यह है कि ग्लाइकोलाइसिस में कहीं भी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। तो ये कहा जा सकता है इवोल्यूशन के, हम इसे अगर जोड़ते हैं कि जब पहली सेल पृथ्वी पर, इस प्लैनेट पर इन्वॉल्व हुई होगी तो उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी। किस लिए, रेस्पिरेशन करने की। भाई पार्सली रेस्पिरेशन तो होता है ना ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। अगर हम ग्लाइकोलाइसिस के नेट एटीपी देखते हैं तो उसमें होते हैं ना कितनी, 8 एटीपी निकलती है, टोटल 8 एटीपी, ठीक है। तो जब प्रोकैरियोटिक या फिर यूकैरियोटिक जो फर्स्ट सेल इस प्लांट पर इवॉल्व हुई होगी उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं थी, जिससे उसने फिर भी एनर्जी, वो तो फिर बाद में इवॉल्व हुई और इवॉल्व होकर के क्या हुआ, ग्लाइकोलाइसिस का पार्ट आगे बढ़ा। खैर आगे बढ़ते हैं। ग्लाइकोलाइसिस का पार्ट आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हम देखते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसका सारा ही साफ कर देता हूँ। इंट्रोडक्शन इसका कंप्लीट हो चुका है। बच्चों थोड़ा ध्यान से पढ़ना है इसे और अच्छे से इसके नोट्स बनाने हैं। एक मुंह पोंछना पड़ रहा है। ग्लाइकोलाइसिस हम पढ़ेंगे अब, क्योंकि प्लांट रेस्पिरेशन है उसका इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया है। एक एक लाइन इसमें कवर करने की कोशिश की है, कोशिश नहीं बल्कि हो ही चुकी है लगभग। एनसीईआरटी की कोई भी लाइन इसमें छोड़ी नहीं है। तो ग्लाइकोलाइसिस जो है एक ग्रीक वर्ड है। ये ग्रीन वाला सही नहीं चल रहा है। ग्लाइकोलाइसिस इज़ ए, हाँ यहाँ पे देखो ग्लाइकोलाइसिस क्या है। ग्लाइकोलाइसिस को जो वर्ड है वो 2 भागों में, वो 2 पार्ट्स में अपन डिवाइड होता है, क्योंकि ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। पहला है आपका क्या, ग्लाइकोज। दूसरा है लाइसिस। ग्लाइकोज का मीनिंग हो गया आपका शुगर, कोई भी शुगर हो सकती है, और लाइसिस का मीनिंग हो गया ब्रेक डाउन। ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम भी है, उसे हम कहते हैं
ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम है EMP पाथवे। EMP पाथवे क्यों कहा गया है? क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस को EMP पाथवे क्यों कहा गया है? क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस को एम्बेडन, मेयरहॉफ और परनास इन तीनों ने ही डिस्कवर किया था। ठीक है, तो इस चीज़ को हम पढ़ेंगे। अब ग्लाइकोलाइसिस की मेन रिएक्शन पर चलते हैं, क्योंकि हमने इसका जान लिया कि शुगर का ब्रेकडाउन होना क्या कहलाता है? ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। अब हम अगर बात करते हैं तो ग्लाइकोलाइसिस जो है वो टोटल 10 स्टेप की एक स्ट्रक्चर है। ग्लाइकोलाइसिस जो है वो 10 स्टेप में पूरी होगी। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि बताओ ग्लाइकोलाइसिस में कौन कौन से स्टेप इरिवर्सिबल होते हैं, क्योंकि बाकी सारे क्या होते हैं? रिवर्सिबल स्टेप्स होते हैं। तो इरिवर्सिबल स्टेप होते हैं हमारा पहला, तीसरा और 10वां, इनके फर्स्ट, थर्ड एंड 10th। ये क्या है? ये स्टेप्स कैसे होते हैं? इरिवर्सिबल होते हैं। कैसे होते हैं? इरिवर्सिबल होते हैं ये स्टेप्स। और अगर पूछे, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम इसमें जान लेते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि जब ये इरिवर्सिबल स्टेप्स है तो मैन कंट्रोल कौन से स्टेप में होता है? तो मैन कंट्रोल हमेशा कैसा है? तीसरा स्टेप जो है वो मैन कंट्रोल करते हैं ग्लाइकोलाइसिस को। तीसरा स्टेप जो है वो मैन कंट्रोल करता है ग्लाइकोलाइसिस को। अब इनके स्टेप्स जान लेते हैं थोड़ा कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं इसमें। हम इसमें कंप्लीट स्टेप्स जान लेंगे। तो ये चीज़ जान लिया आपने, फर्स्ट, थर्ड एंड 10th ये स्टेप होते हैं कौन से? इरिवर्सिबल। और इसमें हम एंजाइम याद करेंगे। मोस्टली ज़्यादातर अब तक देखा गया है तो 3 एंजाइम्स का ही जिक्र हुआ है। हेक्सोकाइनेज हो गया आपका, एक हो गया फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज और एक और है, वो मैं आगे बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो होता क्या है? ये आपका ग्लूकोज है। ग्लूकोज मतलब हेक्सा 6 कार्बन की कितनी? 6 कार्बन की कोई शुगर। ठीक है, ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन की शुगर है। अब इसमें क्या होगा? फर्स्ट स्टेप इसका यही है, इसे हम कह देंगे फर्स्ट स्टेप। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? ग्लूकोज है 6 कार्बन का। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे? ATP यूज़ होगी और ADP निकल जाएगा। तो ATP यूज़ हुआ, इनके एक फॉस्फेट ग्रुप यूज़ हुआ। तो ग्लूकोज के 6th पोजीशन पर देखिए, यहाँ आपको स्ट्रक्चर जानने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप नाम याद रखेंगे, इतना ही काफ़ी है, क्योंकि NCERT में भी स्ट्रक्चर नहीं बताई गई है। तो हमें NCERT से बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि नीट के अंदर अब तक अगर कोई देख रहा है तो वो NCERT से बाहर कुछ भी नहीं होता। तो ग्लूकोज में जो, हाँ ये है कि उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ग्लूकोज के 6ठी पोजीशन पर ग्लूकोज 6-फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है। ये इसका कैसा है? पहला स्टेप है। ये जो पहला स्टेप है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनने का। इसमें क्या हुआ? एक ATP खर्च हुई और एक ADP निकल के आया। एक ATP खर्च होने का मतलब एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया। जब ये एक ATP खर्च होता है तो इसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पे कौन सा एंजाइम काम करता है? 6 कार्बन है तो हेक्सा, और उसका काइनेज हो रहा है काइनेज। हेक्साकाइनोज जो हमारा हेक्साकाइनेज है वे, आई एम रियली सॉरी, गर्मी बहुत बुरी हो रही है, आप देख ही सकते हो कितना बुरा हाल है। हेक्साकाइनेज जो है यहाँ पर एंजाइम यूज़ होता है। अब ये जो है क्या? ग्लूकोज 6-फॉस्फेट जो है किसके थ्रू? आइसोमेरेज एंजाइम के थ्रू। कौन सा एंजाइम लगा इसमें? आइसोमेरेज एंजाइम के थ्रू केस में चेंज हो जाएगा। आइसोमेरेज का काम क्या होता है? आइसोमर्स बनाना, यानी कि उसकी पोजिशनल स्ट्रक्चर उसमें चेंजेस लाना।
उनका मॉलिक्यूलर वेट जो का तो रहेगा, उनके स्ट्रक्चर में चेंज हो सकता है, पोजीशन में चेंज हो सकता है। तो ग्लूकोज से क्या बनेगा, फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट। ये इसका हो गया दूसरा स्टेप। दिस इज द फर्स्ट स्टेप्स। टोटल है स्टेप हमारे 10। ये इसका पहला हो गया, इसे थोड़ा अलग लिख देते हैं, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप। अब तीसरा स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप। फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट है। अब इसमें क्या होगा, एक एटीपी यहाँ पर खर्च हो जाएगी। जब एक एटीपी खर्च हो जाएगी तो एक एडीपी निकलेगी। ये जो एटीपी खर्च हुई है इसमें, अब ये जो 6 पोजीशन पर फ्रुक्टोज की 6 पोजीशन पर फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ था, यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर भी ग्रुप फ्रुक्टोज फॉस्फेट ग्रुप इसमें लग जाएगा। फ्रुक्टोज 1,6-bis-फॉस्फेट, 1,6-bis-फॉस्फेट। ग्लूकोज से एटीपी खर्च हुआ, एडीपी बना, एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया 6 पोजीशन पर ग्लूकोज की, इसलिए कहा गया ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। उसको आइसोमरेज किया गया, आइसोमरेज एंजाइम के द्वारा आइसोमर बना फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट, क्योंकि इन दोनों की स्ट्रक्चर लगभग सेम ही होती है। यहाँ पे एटीपी यूज़ हुआ, एडीपी फिर निकल गया, तो एटीपी यूज़ हुआ तो एक और फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया फर्स्ट पोजीशन पर, तो उसमें कहेंगे आप फ्रुक्टोज 1,6-bis-फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6-bis-फॉस्फेट। अब यहाँ से स्टेप में, हाँ एक मिनट, इसका एंजाइम जो होगा, सॉरी इसमें जो एंजाइम होगा वो होगा फ्रुक्टोज फॉस्फोकाइनेज। कौन सा एंजाइम यूज होगा यहाँ पर, फ्रुक्टोज फॉस्फोकाइनेज, फ्रुक्टोज फॉस्फोकाइनेज एंजाइम यूज होगा। ये जो फ्रुक्टोज 1,6-bis-फॉस्फेट है, ये आपका कैसा, यहाँ से चलते हुए कैसे आ रहे थे, 6 कार्बन के सारे कंपाउंड थे, ये भी 6 का था और ये भी 6 का था। लेकिन अब बात करते हैं जब ये फर्स्ट, सेकंड और ये होगा आपका थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप की जब बात करते हैं, फ्रुक्टोज 1,6-bis-फॉस्फेट, ये क्या होगा, ये 3 कार्बन के कंपाउंड्स के अंदर टूट जाएगा, 3 कार्बन के कंपाउंड के अंदर, क्योंकि 6 कार्बन का है ना, तो 3 कार्बन का कौन सा, एक को हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में डाई हैप और दूसरे को PgAl। ट्रेंड में हुआ है, इसे हम कह सकते हैं धूप में पागल, या फिर ऐसे याद रख सकते हैं, डाई हैप मतलब आधा दिमाग, डाई मतलब दो, आधा हो जाना, और डाई मतलब 2, हैप मतलब कह देते ना डाई हैप है तो ठीक है कोई नहीं। इसके जो डाई हैप जो है उसे हम क्या कहते हैं, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इसका पूरा नाम क्या है, यहाँ पे इसे साफ कर देता हूँ, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। हाँ यहाँ देखो एल्डोस हो गए हैं, फॉस्फो ग्लिसरल्डिहाइड और थर्ड पोजीशन पर होता है। फॉस्फो ग्रुप कहाँ होता है, थर्ड पोजीशन पर। ये मैंने इसमें रिवर्सिबल वाला एरो क्यों लगाया है, क्योंकि डाई हैप जो है वो PgAl में कन्वर्ट होता रहता है, इसलिए मैंने यहाँ क्या लिखा है, इसके 2 कंपाउंड्स बनते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये आपका नेक्स्ट स्टेप हो गया, ये था आपका 4th और ये है 5th स्टेप और ये आपका हो गया 6th स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा और NAD+ से NADH बनेगा। जब NAD+ से NADH बनेगा तो बहुत सारी एनर्जी होगी। अब जब बहुत सारी एनर्जी है तो हम क्या कर सकते हैं, एक फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर टेम्परेरी जोड़ देंगे,
टेम्परेरी क्यों कहा गया? क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में निकलने वाला है। तो यहाँ पर क्या बना, NADH+ और एक फॉस्फेट ग्रुप जब टेम्परेरी जुड़ जाएगा वो फर्स्ट पोजीशन पर जुड़ेगा। तो अब ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी शायद कोई टेक्निकल, जिस वजह से जो है वो वीडियो आगे की कट चुकी है, तो मैं इसे थोड़ा बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जो उसका 6th पोजीशन है वहाँ से इसे स्टार्ट कर रहा हूँ। जो हमारा PGL जो एल्डो शुगर बनी थी PGL के 2 मॉलिक्यूल, तो उसमें फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के थे। तो उसमें क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन होने से NADH+ से NADH निकलता है, NAD+ से NADH निकलता है, जिसमें क्या है काफ़ी अमाउंट में हमारे पास एनर्जी होती है। इसकी भी 2-2 मॉलिक्यूल, क्योंकि अब ये जो है जो आगे रिएक्शन स्टार्ट होगी, ये अब आगे क्या होगा इसमें कि इसके 2-2 चलेगी, डबल रिएक्शन चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक टेम्परेरी फॉस्फेट ग्रुप जोड़ लेंगे, और ये टेम्परेरी फॉस्फेट ग्रुप जो है फर्स्ट पोजीशन पर जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1,3-20 फॉस्फोर ग्लिसरिक एसिड, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। और जब किसी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनाता है, एसिड बनाता है। नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे, इसका 7th स्टेप हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि इसमें जो हमने टेम्परेरी ATP जोड़ी थी, टेम्परेरी फॉस्फेट ग्रुप जोड़ा था, वो टेम्परेरी फॉस्फेट ग्रुप क्या होगा, अब आगे आके ADP से ATP बना देगा, ADP से ATP बना देगा। इसके बाद इसमें क्या कि जब अब नेक्स्ट जो हमारा कंपाउंड मिलेगा हमें, वो होगा हमारे पास 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। सिर्फ 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड मिल गया हमें, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, ग्लिसरल्डिहाइड था, यहाँ पर हमें एसिड मिला है। अब एसिड का हम आइसोमरेज करेंगे, आइसोमरेज एंजाइम के थ्रू आइसोमर बनाएंगे। आइसोमर मैंने क्या बताया था कि आइसोमरेज एंजाइम जो है वो, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। वो प्रॉब्लम ये थी कि मेमोरी फुल हो गई है, क्योंकि रिकॉर्डिंग करने में जो है वो मेमोरी जब बड़ी जल्दी बढ़ती है, तो थोड़ा सा जल्दी बता देता हूँ। इसमें 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में आइसोमरेज था, क्योंकि इसका 3rd पोजीशन पे है, तो उसका 2 पोजीशन पे हो जाएगा, जिससे कहते हैं 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और इसमें से क्या होगा, H2O, एक H2O का यानी कि एक वाटर का मॉलिक्यूल इसमें से अपने निकल जाएगा। इसे कहते हैं, जब वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है तो हमारे पास क्या मिलता है, फॉस्फोफिनोल पाइरुवेट हमारे पास बन जाता है, जहाँ पर एक ADP से एक ATP बनती है। और जब ADP से ATP यानी कि इसका ऑक्सीडेशन होता है, तो उससे हमें क्या मिलता है, पाइरुविक एसिड। कुछ इंपॉर्टेंट्स बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट्स नोट पॉइंट्स है जो इसमें डिस्कस होने ज़रूरी है। इसमें NADH से फॉर्मेशन जो होती है वो 6 ATP की होती है। NADH की जो फॉर्मेशन है वो 6 स्टेप्स में होती है, और ATP की जो फॉर्मेशन होती है वो 7th 10th स्टेप में होती है। जैसे 2+2 होती है, लेकिन 2 उसमें यूज़ हो जाती है, तो हमारे पास नेट गेन बचता है 2 ATP, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें 3rd पोजीशन की फाइनल प्रोडक्शन। जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या क्या है, उसमें 2 पाइरुवेट अपने कुछ पाइरुविक एसिड हैं, और 2 ATP जो SLP है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और इसके बाद यहाँ पे 2 NADH से कितने 6 ATP अपन बनेंगे, जिसे हम कहते हैं OP मतलब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। इससे हमारे पास बनते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नंबर ऑफ ATP इन एरोबिक ग्लाइकोलाइजेशन। तो हम सीधा आंसर लिखेंगे 8, 6 + 2, 6 NADH से और 2 डायरेक्ट, ठीक है। नंबर ऑफ ATP एनारोबिक, वहाँ पे था एरोबिक, यहाँ पे एनारोबिक की अगर बात करेंगे तो उसमें 2 और वो भी SLP, कौन सी वाली 2, ये वाली, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो हमारे पास पाइरुविक एसिड बना था वो सीधा जाएगा कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाइरुविक एसिड जो है वो वहाँ पर क्या होगा, उसका CO2 निकलेगा, यानी कि डीकार्बोक्सिलेशन होगा, और साथ में क्या होगा, NAD+ से NADH बनेगा, जिसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो इस कंप्लीट को हम कह देते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन।
यहाँ पर क्या होगा, कोएंजाइम ऐड करके हम एसिटाइल कोएंजाइम ए यूज़ कर लेते हैं, और ये एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो क्रेब्स साइकिल में जा कर के एक CO2 यहाँ निकालेगा और एक CO2 बाद में, यानी कि एक एक करके 2 मॉलिक्यूल CO2 के निकालेंगे। जैसे यहाँ पर पीछे एक H2O का अणु H2O का जो मॉलिक्यूल ऐड हुआ था, तो उसी के साथ में क्या है, यहाँ पर एक CO2 इसमें निकल गई, ठीक है। तो इसमें भी ऐसे क्या होता है कि टोटल इसका क्या हो जाता है, CO2 निकल जाती है पूरी पायरुविक एसिड। ये क्या है, 3 कार्बन की है ना पायरुविक एसिड, तो एक CO2 यहाँ निकल गया और 2 CO2 क्रेब्स साइकिल के अंदर निकलेंगे। जब ये 2 CO2 निकल जाएंगे तो इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है किसका, पायरुविक एसिड का, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये रिएक्शन क्रेब्स साइकिल को हम बाद में डिस्कस करेंगे किसी दिन और वीडियो के अंदर, क्योंकि इस समय मेमोरी कम बची है, तो हम इसे यहीं पर कंप्लीट करते हैं। क्रेब्स साइकिल से जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन बनते हैं, वे ATS में पहुंचते हैं, जो क्रिस्टी के F1 पार्टिकल्स में जाकर ADP से ATP बनाने में हेल्प करते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी, थैंक यू सो मच। और ये थोड़ी सी कुछ गड़बड़ी हो गई थी जिसकी वजह से कंप्लीट नहीं हो पाया था, और मैं इसे अभी कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।